Good morning, class. Today I will teach you alternating current. Further, I will give you more lecture on alternating current. शायद हम इससे पहले केसेज एसी थ्रू इंडक्टर बता दिए थे, एसी थ्रू कैपेसिटर बता दिए थे, एसी थ्रू रेसिस्टर बता दिए थे, एसी थ्रू एलआर, एसी थ्रू सीआर. अब कुछ टॉपिक्स बचे हैं, एसी थ्रू एलसीआर, एलसी ऑसिलेशन, क्वालिटी फैक्टर एंड ट्रांसफार्मर. तो एसी थ्रू एलसीआर सर्किट. Consider there be inductor, capacitor, resistor. They are attached in a series with AC source having potential VL, VC, VR. Consider there be an inductor, capacitor, an inductor, capacitor and resistor are attached in series with AC source of potential V, potential E, VL, VC, VR be their potential respectively. Therefore, E is equal to होगा VL plus VC plus VR. First of all, current enter into inductor. सबसे पहले current इंडक्टर में आया, तो कौन लीड करेगा? इंडक्टर ई से स्टार्ट होता है, इसका मतलब करंट लीड ईएमएफ लीड करेगा. ईएमएफ भी ई से स्टार्ट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल करंट इंटर इनटू इंडक्टर, इंटर इनटू इंडक्टर. VL will lead to I by pi by 2. So if VL represent positive x-axis, then I will represent negative y-axis. अगर VL पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा तो I रिप्रेजेंट करेगा निगेटिव एक्स एक्सिस, तभी ये पाई बाय 2 से लीड करेगा. ये लीड कर रहा VL एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. नाउ करंट इंटर इनटू द कैपेसिटर. नाउ करंट इंटर्स इनटू द कैपेसिटर. कौन लीड करेगा? I will lead to VC by pi by 2. I will lead to VC by pi by 2. So VC will represent negative x-axis, क्योंकि ऑलरेडी I यहाँ पर था. I इसको लीड करना है, तो I अगर यहाँ पर है तो VC इसके ठीक पीछे होगा. I से लीड कर रहा है VL, तो VL यहाँ पर होगा, I यहाँ पर होगा, VC इधर होगा. नाउ करंट इंटर इनटू रेसिस्टर. नाउ करंट इंटर्स इनटू रेसिस्टर. कौन लीड करेगा? दोनों सेम फेज में होगा. बोथ आर इन सेम फेज. That is I and VR will be in same phase. तो VR भी इसी जगह पर होगा. तो let VL is greater than VC. मान लेते हैं. इसका एक और डायग्राम क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा VL माइनस VC, इधर हो जाएगा I और VR. तो इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? E.
देयरफॉर VLC बराबर हो जाएगा VL माइनस VC। इस डायरेक्शन में शोन इन द डायग्राम। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। एक कंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, एक रेसिस्टर है, एक इंडक्टर है, कैपेसिटर है, रेसिस्टर है। करंट जब इसमें गया तो VL लीड किया I से, तो अगर VL यहाँ है तो I यहाँ पर होगा। VC में अगर गया तो I लीड किया VC से, तो I ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका था, इसलिए VC यहाँ होगा। VR गया तो जिसमें I है उसी में VR हो गया। मान लिया कि VL ग्रेटर है VC से, तो दोनों का रिजल्टेंट हो गया VL माइनस VC। और VR इधर है तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, EMF E। दिस E रिप्रेजेंट अलोंग as shown in the diagram। ठीक है। Therefore E is equal to VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर का रूट ओवर। इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर का रूट ओवर। V बराबर IXL होगा माइनस IXC का होल स्क्वायर प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर का रूट ओवर। इसमें I कॉमन ले लिए, x बाहर निकाल दिए, रूट के बाहर तो I निकल गया। XL बराबर L ओमेगा होता है, XC बराबर ओमेगा C होता है। इसका होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देयरफॉर I इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर E डिवाइडेड बाय रूट ओवर L ओमेगा माइनस 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर हम इसको कंपेयर करें बाय कंपेयरिंग ओम्स लॉ, L ओमेगा माइनस 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट ओवर is the opposing character of LCR circuit called impedance। उसको impedance कहा जाता है। impedance it is denoted by Z। इसका रिजल्टेंट निकाले VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर का रूट ओवर। VL का वैल्यू IXL, इसका IXC, इसका I स्क्वायर R स्क्वायर। I बाहर निकाले, इसको I का वैल्यू निकालेंगे तो ये है। ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे, I बराबर EMF बराबर रेजिस्टेंस होता है, मतलब ये अपोजिंग कैरेक्टर ऑफ सर्किट का है। इट इज डिनोटेड बाय Z यानी Z इज इक्वल टू हो जाएगा L ओमेगा माइनस 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का रूट ओवर, इतना ओम हो जाएगा। SI यूनिट ओम होता है। रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। इसको एडमिटेंस कहा जाता है, इज कॉल्ड एडमिटेंस। A बराबर 1 बाय Z हो जाएगा। SI यूनिट इसका क्या होगा, ओम इनवर्स। अब इसको कौन लीड करेगा, इसके आधार पर तो फाई से दोनों के बीच में एंगल है, I यहाँ पर EMF है, तो tan फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VL माइनस VC बाई VR IXL माइनस IXC बाय IR। XL बराबर होगा L ओमेगा माइनस 1 बाय ओमेगा C बाई IR। I से I करिए बराबर L ओमेगा माइनस ओमेगा C बाई R। ये tan फाई हो गया। अब कंडीशन अलग अलग हम लेते जाएंगे, इसमें कंडीशन आएगा। कंडीशन लेते हैं केस 1। अगर हम केस 1 में चले कि मान लो कि L ओमेगा इज ग्रेटर देन 1 बाय ओमेगा C है, देन tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, tan फाई इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0। अगर tan फाई ग्रेटर देन फाई इज एक्यूट हो गया। एक्यूट का मतलब हो गया
कि E is leading to I by phi, leading to I by phi. केस 2 हो सकता है, L ओमेगा is less than 1 by omega c, then क्या होगा, tan phi क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. Then tan phi is less than 0, तो phi is obtuse हो गया. अगर phi obtuse हो गया then I is leading to E by phi. Case third, most important case है, L omega is equal to 1 by omega c. तो tan phi is equal to 0, then E and I are in same phase. अगर ये सेम फेज में है तो इसको कहा जाता है, दिस इज द रेजोनेंस कंडीशन ऑफ LCR सर्किट. रेजोनेंस कंडीशन ऑफ LCR circuit. The LCR circuit is said to be resonant circuit if maximum current, the LCR circuit is said to be resonant circuit if maximum current start to flow through it, उससे मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगे. ठीक है, तब फ्रीक्वेंसी कितना होगा, अगर मैक्सिमम करंट उससे फ्लो करने लगेगा तो उसका कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगा. तो इससे चलते हैं इसी का, L ओमेगा इज इक्वल टू 1 by omega c, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by LC and omega is equal to 1 by root LC, और 2 pi f is equal to 1 by root LC. 2 pi is equal to 1 by root LC and f is equal to 1 by 2 pi root LC. This is the resonant frequency. अगर इसका हम ग्राफ खींचें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे I के साथ और इसका ओमेगा के साथ. लेकिन अगर अलग अलग रेसिस्टेंस पर खींचें तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, ये R1 रेसिस्टेंस पर, ये R2 रेसिस्टेंस पर है, तो R1 इज लेस देन R2. जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना कम पीक वैल्यू मिलेगा करंट का. ठीक है, इसको हम आगे, इसका यही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. ये शार्प स्लोप इसका जो बताएगा दैट इज शार्पनेस ऑफ द कर्व. Slope of the curve determines the sharpness. More the resistance, less will be the sharpness. Less will be the sharpness. ठीक है, इसके बाद अगर हम पावर निकालें तो पावर इज इक्वल टू होता है EV IV cos फाई. इसको लिख सकते हैं EV बाई जेड cos फाई R बाई जेड होता है, यानी EV स्क्वायर R बाई जेड स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं. या इसके अलावा एक वैल्यू पुट कर सकते हैं, EV स्क्वायर भी है ये, EV स्क्वायर R बाई L ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. स्क्वायर इसलिए रूट गायब हो गया. पावर के करंट के टर्म में भी निकाल सकते हैं, ईवी को लिख सकते हैं IV बाई IV इंटू जेड इंटू IV, और कॉस पाई बराबर R बाई जेड. तो जेड जेड कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, IV स्क्वायर इंटू R. यानी जितना करंट फ्लो कर रहा है R से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उसका पावर मिल जाएगा हमको. तो इस तरह से हम पावर निकाल सकते हैं, tan फाई निकाल सकते हैं, शार्पनेस निकाल सकते हैं, जो भी चीज हमको निकालने देगा निकाल सकते हैं. तो ये पावर हो गया. तो इसमें अगर हम ग्राफ खींचे
तो पावर के साथ भी अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो कुछ ऐसा ही होगा, पहले पावर बढ़ेगा और फिर उसके बाद पावर घटेगा। तो ये दिस इज द मैक्सिमम पावर, तो द पावर विल बी मैक्सिमम, द पावर कंजप्शन विल बी मैक्सिमम, will be maximum if, कब पावर कंजप्शन मैक्सिमम होगा, जब L ओमेगा इज इक्वल टू 1/c ओमेगा, ओमेगा c होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, P मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा EV स्क्वायर R बाई R स्क्वायर। तो एक R से R कट गया, कितना बचेगा, EV स्क्वायर बाई R। ये मैक्सिमम हुआ, P मैक्स यहाँ पर होगा। लेकिन अगर P मैक्स का आधा कर दिया जाए, यानी P मैक्स बाई 2 हो जाए पावर, तो हमको दो फ्रीक्वेंसी अलग अलग मिलता है, एक ओमेगा 1 दूसरा ओमेगा 2। तो इस दोनों के बीच के डिफरेंस को कहा जाता है बैंड विड्थ, इस दोनों को बीच के डिफरेंस को कहा जाता है तो बैंड विड्थ। तो कैसे हम बैंड विड्थ निकालेंगे, बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं, when the power becomes half of the, when power of LCR circuit, power of LCR circuit becomes half of the maximum power, then it is called, then we get two frequency. The difference between these frequencies is called bandwidth, उसको bandwidth कहा जाता है। जो उसका बीच का डिफरेंस को कहा जाता है बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ हम कैसे निकालेंगे, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा P मैक्स बाई 2, P मैक्स बाई 2। तो P कितना है, P का वैल्यू हम जानते हैं, EV स्क्वायर R बाई L ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब मैक्सिमम पावर कितना होगा, EV स्क्वायर बाई R, दिस इज इक्वल टू EV स्क्वायर बाई 2R। तो EV स्क्वायर से EV स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो L ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। इसको उधर ले जाते हैं, L ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो L ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा C इज इक्वल टू होगा प्लस माइनस R। इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अब इसका दो इक्वेशन बना, एक प्लस पर लेने पर एक माइनस लेने पर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो L ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C बराबर प्लस R ले लेते हैं। एक बार लेते हैं L ओमेगा इज इक्वल टू L ओमेगा माइनस 1 बाई ओमेगा C इज इक्वल टू माइनस R। इसमें ओमेगा C एलसीएम ले लेते हैं, ओमेगा C का एलसीएम लेते हैं, कितना बचेगा, L C ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू R। इसमें भी वैसे आएगा L C ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बाई ओमेगा C इज इक्वल टू माइनस R। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एल सी ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 बराबर ओमेगा सी आर। इसमें होगा एल सी ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा सी आर। इसको इधर ले आते हैं, एल सी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एल सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू होगा माइनस बी ओमेगा सी बराबर सी आर प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 4 ए बराबर एल सी और सी बराबर माइनस 1 बाई 2 एल सी। इसका क्या होगा, ओमेगा 1 हो गया। ओमेगा 2 क्या होगा, माइनस सी आर प्लस रूट ओवर सी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 एल सी बाई 2 एल सी हो गया।
तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या होगा, CR बाई 2LC प्लस रूट ओवर C स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 4LC डिवाइडेड बाई 2LC माइनस प्लस CR बाई 2LC और माइनस रूट ओवर C स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 4LC डिवाइडेड बाई 2LC। तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इससे, CR 2CR बाई 2LC 2 से 2 कट गया, C से C कट गया, R बाई L दिस इज द बैंडविड्थ। ये R बाई L बैंडविड्थ हुआ। मैंने उसी इक्वेशन को P बराबर P मैक्स बाई 2 को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो दो केसेज आएगा, एक प्लस लेंगे माइनस लेंगे तो दो फ्रीक्वेंसी मिलेगा, ओमेगा 1 ओमेगा 2, दोनों को घटाएंगे तो हमको बैंडविड्थ मिलेगा। अब रेजोनेंट क्वालिटी फैक्टर किसको कहते हैं, व्हाट इज क्वालिटी, यानी बैंडविड्थ दो चीज पर डिपेंड करेगा। बैंडविड्थ दो चीज पर डिपेंड करेगा, एक रेसिस्टेंस पर और एक इंडक्टेंस पर। कैपेसिटेंस पर बैंडविड्थ डिपेंड नहीं करता है। तो ज्यादा रेसिस्टेंस होगा तो बैंडविड्थ ज्यादा होगा, ज्यादा इंडक्टेंस होगा तो कम बैंडविड्थ होगा। अब क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर जिसको बोला जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। तो Q फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा R बाई डेल ओमेगा, ओमेगा R इज इक्वल टू 1 बाई रूट LC, पहले प्रूफ कर दिया। अब बैंडविड्थ बराबर R बाई L, इस रूट L को रूट L से कट जाएगा, कितना बचेगा 1 बाई R रूट ओवर L बाई C, दिस इज द Q फैक्टर। ये इसका Q फैक्टर निकला LCR सर्किट का, काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है। ये तीन चीज पर डिपेंड करेगा, रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रपोज होता है, रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस का स्क्वायर रूट का इन्वर्सली प्रपोज होता है, इंडक्टेंस का डायरेक्टली प्रपोज होता है। कितना क्वालिटी होगा, जितना अच्छा इंडक्टर होगा उतना ज्यादा अच्छा क्वालिटी, जितना रेसिस्टेंस या कैपेसिटेंस होगा उतना कम Q फैक्टर होगा। ठीक है, अब इससे आगे पढ़ते हैं, बताते हैं LC ऑसिलेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। LC oscillation, when an inductor is attached with fully charged capacitor, so initially when the capacitor is fully charged, electrostatic energy is stored in the capacitor, and when it is attached with the inductor, capacitor start to discharge and provided its electrostatic energy to the inductor in the form of magnetic energy. That means magnetic energy start to store in the inductor. When fully discharged, capacitor is fully discharged, or you can say whole electrostatic energy is completely converted into magnetic energy, then capacitor is fully discharged and inductor is fully magnetized. During the magnification, during the magnetization, a back EMF is developed in the inductor, so it start to decay its energy and providing the energy to the capacitor, start to provide energy to the capacitor. So total magnetic energy now start to convert it into electrostatic energy, and when fully it discharged, inductor is discharged, it loses its whole magnetic energy. That energy is totally converted into electrostatic, and again capacitor is fully charged. When it is fully charged, it again start to discharge, and electric energy start to convert into magnetic energy, which is stored in the inductor. This process will continue if there is no resistance between the connection between the inductor and resistor. That means first electrostatic converted into magnetic energy, then magnetic energy is converted into electric energy. This process will continue, and so that it is called LC oscillation. So now
inductor when fully charged capacitor is attached with inductor, electrostatic energy converted into magnetic energy and when magnetic energy starts to converted into and then magnetic energy is start to convert into electric energy. This process will continue. This is called LC oscillation. इसके लिए एक इंडक्टर लिया जाता है और कैपेसिटर को फुली चार्ज अटैच कर दिया जाता है प्लस माइनस। उसके बाद ये यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव है, ये फिर इसको देने लगता है, मतलब ये पहले इससे एनर्जी जाता है, फिर इससे एनर्जी जाता है। इस तरह का एलसी ऑसिलेशन होता है। तो किसी भी इंस्टेंट पर एट एन इंस्टेंट पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर becomes equal to potential of inductor. ऐसा अगर होता है तो किसी इंस्टेंट पर ऐसा होगा तो इंडक्टर का पोटेंशियल कितना है? इसका है पोटेंशियल Q/C कैपेसिटर का, उसका है -LdI/dt। अब वी नो दैट I बराबर होता है dQ/dt, तो Q/C इज इक्वल टू -LdY/dt dQ/dt, that is equal to -Ld²Q/dt²। L को डिवाइड कर देते हैं Q/LC माइनस प्लस d²Q/dt² इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशन। अब इसको हम SSM से कंपेयर करते हैं। मानते हैं कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू r sin ωt। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy/dt इज इक्वल टू क्या होगा, r ओमेगा cos ωt, d²y/dt² करेंगे तो आएगा -r ओमेगा² sin ωt एंड r sin ωt इज इक्वल टू y, यानी d²y/dt² करेंगे तो होगा -ω²y। इसको इधर ले आते हैं d²y/dt² अब प्लस ω²y इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करें, यानी y इज टेंस टू q हो जाए तो ओमेगा, देन इफ y टेंस टू ओमेगा हो जाए देन ω² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ω² इज इक्वल टू 1/LC, ω² इज इक्वल टू 1/LC हो जाएगा, 1/LC और ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द LC ऑसिलेशन। ये LC ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर ये एलसी ऑसिलेशन हो रहा है तो SHM को फॉलो कर रहा है, मतलब d²Q/dt² प्लस ω²Q बराबर अगर 0 हो रहा है तो इसका इक्वेशन होगा Q, SHM को फॉलो कर रहा है तो Q बराबर Q0 cos ωt होगा। तो
if capacitor is fully charged, तब क्या होगा, cos ओमेगा टी का वैल्यू 1 होगा, यानी cos ओमेगा टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बराबर cos n पाई, मतलब ओमेगा टी इज इक्वल टू n पाई, टी इज इक्वल टू n पाई बाई ओमेगा, n पाई ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, पाई से पाई कट गया, t बराबर एन टी बाई 2। तो इफ n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट 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 होगा, तो t इज इक्वल टू 0 t बाई 2 t 3 t बाई 2 2 t डॉट 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 होगा। इस तरह से इसका टाइम वेरी करेगा। अब cos ओमेगा टी, इफ cos ओमेगा टी is equal to, if capacitor is fully discharged and inductor is charged, मतलब stored magnetic energy, if capacitor is fully charged, fully discharged, तो ये कब होगा, जब cos ओमेगा टी का वैल्यू 0 हो जाए, तो cos ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, यानी cos ओमेगा टी इज इक्वल टू cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो t इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 ओमेगा ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी, पाई से पाई कट गया, यानी t इज इक्वल टू 2n प्लस 1 t बाई 4। तो इफ n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट 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 होगा, तो t इज इक्वल टू होगा t बाई 4, फिर n बराबर कितना हो जाएगा 1 दे देंगे तो 3t बाई 4, फिर n बराबर 2 दे देंगे तो 5t बाई 4, 7t बाई 4 डॉट 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 होगा। और हाफ चार्ज्ड, हाफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड हाफ मैग्नेटिक एनर्जी कब होगा, कब होगा, इफ t बराबर, इसका आधा करते चलिए, t बाई 8, 3t बाई 8, 5t बाई 8, 7t बाई 8 डॉट डॉट डॉट। तो ये सब टाइम पीरियड में ये फुली हाफ एनर्जी रहेगा, हाफ मैग्नेटिक एनर्जी रहेगा, हाफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा। इसमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा, इसमें सिर्फ मैग्नेटिक एनर्जी रहेगा, इसमें हाफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हाफ मैग्नेटिक एनर्जी रहेगा। इस तरह से ये एलसी ऑसिलेशन का अलग अलग टाइम पीरियड का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड बताया। अब इसमें एक टॉपिक है कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर। व्हाट इज ट्रांसफार्मर, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, ट्रांसफार्मर इट इज ए डिवाइस which converts high potential at low current into low potential at high current. It is a device which converts high potential at low current into low potential at high current. It is based on the principle of, इसका ये definition हुआ, यानी high voltage at low current convert and vice versa लिख सकते हैं, इसका ठीक उल्टा। High voltage low current converted into low voltage at high current, और low voltage at high current converted into high voltage at low current। ठीक है। It is based on the principle of mutual induction, based on the principle of mutual induction, mutual induction के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ठीक है। अब इसमें हाई वोल्टेज एट लो वोल्टेज है, हाई वोल्टेज एट लो वोल्टेज एट हाई वोल्टेज, ऐसा कन्वर्सन हो रहा है।
That means there are two type of capacitor, there are two type of transformer. That means there are two type of transformer. That is, there are two types of transformer. Step up ट्रांसफार्मर क्या करता है ये? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसमें स्टेप करना है, लो वोल्टेज एट हाई करंट कन्वर्टेड इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल, थिकनेस ऑफ प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ सेकेंडरी कॉइल। इसके ठीक दूसरा स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? इसमें एक कॉइल लेते हैं, इसमें हाई वोल्टेज एट लो करंट कन्वर्टेड इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट। नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, थिकनेस ऑफ प्राइमरी कॉइल लेस देन थिकनेस ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ये दो तरह का ट्रांसफार्मर है, इस तरह पता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है? वास्तव में एक लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होता है ऑन विच इज कॉइल इज रैप्ड। द कॉइल थ्रू विच एसी इज फ्लोइंग इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, और द कॉइल इन विच इंड्यूस्ड करंट इज डेवलप इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। According to the number of turns, there are two type transformer: a step up and a step down transformer. When AC is flowing, why AC is flowing DC? Why not DC? DC does not have frequency, so when DC is flowing through the primary coil, magnetic flux will develop, but it will not change. जब चेंज ही नहीं होगा तो EMF कहाँ से डेवलप होगा? इसलिए इसमें सिर्फ फ्लक्स डेवलप हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, तो करंट ही नहीं प्रोड्यूस होगा। इसलिए AC के लिए ही ट्रू है ये। इट हैज लैमिनेटेड, इसका कंस्ट्रक्शन है लैमिनेटेड। क्यों किया जाता है? ईडी करंट ना डेवलप हो। सॉफ्ट आयरन क्यों लिया? ताकि 100% ट्रांसफर ऑफ फ्लक्स। इट हैज लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच coil is wrapped. The coil through which AC is flowing is called primary coil, and the coil in which induced current will develop is called secondary coil. Okay, working क्या है? When AC is flowing through primary coil due to self induction EMF will develop in primary coil, तो EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस NP d∅dt फ्रॉम फैराडे फ्लक्स रूल। हो गया? दिस फ्लक्स इज ट्रांसफर टू द सेकेंडरी coil, so EMF will develop, वहां भी EMF डेवलप होगा, तो ES इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस NS d∅dt। ओके, ये फर्स्ट है।
IS सेकेंड है, दोनों को डिवाइड करते हैं। दोनों को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो फर्स्ट इज सेकेंड इज डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो ES बाय EP इज इक्वल टू NS बाय NP। फ्रॉम कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी, theory of energy, input power consumption is equal to output power consumption। तो इनपुट पावर कंजप्शन क्या होगा, EP IP इंटू T, ES IS इंटू T, T से T कट गया, तो ES बाई EP इज इक्वल टू IS IP बाई IS। ये हो गया, इसको हम B मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड तो लिए थे, इसको A मान लेते हैं, तो ये B होगा। तो फ्रॉम A एंड B चले, तो ES बाई EP, IP बाई IS, NS बाई NP। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा, इस पर न्यूमेरिकल अगर पूछेगा तो बताएंगे इस पर। लेकिन इसमें ऐसा तो नहीं कि ये पूरा आइडियल होता है ट्रांसफार्मर, कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होगा ही। तो अगर उस केस में अगर एनर्जी लॉस होता है तो कितना लॉस होगा, क्यों लॉस होगा, ये बताना जानता है। इसको दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर बोला जाता है, लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर। पहला हो सकता है ट्रांसफार्मर, पहला लॉस है हिस्टेरिसिस लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, फ्लक्स इज लॉस्ट। जब पहले हम फ्लक्स डालेंगे तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, और जब हमको फ्लक्स ट्रांसफर करने लगेंगे तो डीमैग्नेटाइज होगा। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम फ्लक्स इज लॉस्ट, दिस लॉस इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लॉस। दिस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सॉफ्ट आयरन कोर। तो पूछ सकता है व्हाई सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड टू, तो वी कैन से टू डिक्रीज द हिस्टेरिसिस लॉस। सॉफ्ट आयरन कोर इसलिए आता है ताकि हम हिस्टेरिसिस लॉस को कम से कम किया जाए। दूसरा है कॉपर लॉस, किसी भी वायर को यूज करेंगे, व्हेन एनी टाइप ऑफ वायर इज यूज्ड इट हैव सम रेजिस्टेंस, सो व्हेन current is flowing through that, this due to this resistance heat energy will develop, that means flux is lost, so EMF will also damage, that means efficiency never be 100%. To reduce this loss we have to use silver coil, but this if we use silver coil the transformer will become very costly, क्योंकि सिल्वर तो काफी महंगा होता है कॉपर की तुलना में। थर्ड वन है कॉपर लॉस के बाद फ्लक्स लॉस। अब ड्यूरिंग ट्रांसफर ड्यू टू पुअर डिजाइनिंग और एनी रीजन, व्हेन ट्रांसफर फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सम फ्लक्स इज लॉस्ट and this loss is called flux loss. It can be reduced by good designing. Fifth है ED loss। अगर कोर पूरा मोटा ट्रांसफार्मर बेस वाला ले लेगा, एरिया ऑफ क्रॉस लार्ज वाला लेगा, तो ईडी करंट डेवलप हो, फ्लक्स ट्रांसफर जैसे होगा तो ईडी करंट डेवलप हो जाए सरफेस पर, जो उसके फ्लक्स को डैमेज कर देगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, यानी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। इस लॉस को कम करने के लिए कोर को लैमिनेटेड लिया जाता है, पतला में कोर को काट दिया जाता है, तब उसके ऊपर बाइंडिंग किया जाता है ताकि ईडी लॉस का स्ट्रेंथ काफी कम जाए। पांचवा है हमिंग साउंड। ये हमिंग साउंड घन 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 आवाज करने लगता है ट्रांसफार्मर का ड्राइनेस के कारण, तो गुड आइसोलेशन यूज करने पर इसका ट्रांसफार्मर हमिंग साउंड नहीं होगा। इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट खत्म हुआ। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और नेक्स्ट क्लास में हम वेव ऑप्टिक्स में इंटर करेंगे। इस पर कोई क्वेश्चन होगा तो बोलेंगे, पहले हम कोर्स खत्म कर लेते हैं, कोर्स पर से रिलेटेड तब हम बोर्ड टाइप का क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, कंपटीशन पर भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ओके।